आज हम सीखेंगे तुल्य अनुपात। राहुल के पास 18 लाल कंचे हैं और 30 हरे कंचे हैं। यहाँ हरे कंचों की संख्या अधिक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के कितने गुना है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हमें हरे कंचों की संख्या यानी 30 को 18/30 से गुणा करेंगे तो हमें लाल कंचों की संख्या यानी 18 प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। या इसी को हम कह सकते हैं कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या का 18/30 भाग है। यहाँ हमने दो राशियों की एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। ऐसी तुलना जो हमें बताती है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग है या एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है, अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। अनुपात हम इस संकेत से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ लाल कंचों की संख्या का हरे कंचों की संख्या से अनुपात है 18:30, जिससे पता चलता है कि लाल कंचों की संख्या हरे कंचों की संख्या के 18/30 गुना है। इसी तुलना को हम उल्टा करके भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या को 30/18 से गुना करने पर प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या के 30/18 गुना है, यानी कि हरे कंचों की संख्या का लाल कंचों की संख्या से अनुपात है 30:18। इन दोनों अनुपातों को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि अनुपात में क्रम बहुत जरूरी है। किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह करने के लिए हम अनुपात को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ 18:30 को 18/30 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम अंश और हर के मस यानी HCF से अंश और हर दोनों को विभाजित करेंगे। यहाँ 18 और 30 का मस है 6। 18 और 30 दोनों को 6 से विभाजित करने पर 18/30 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। फिर हम इसे अनुपात में व्यक्त करते हैं। जैसे 3/5 को हम अनुपात के रूप में 3:5 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। 3:5 यह अनुपात 18:30 इस अनुपात का सरलतम रूप है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अनुपात 18 से 30 और 3 से 5 दोनों का मान बराबर है। इस तरह से किन्हीं भी दो अनुपातों का मान बराबर होगा तो यह तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। सोचिए, क्या 18:30 का एक ही तुल्य अनुपात है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम 18:30 को भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश 18 और हर 30 दोनों को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 9/15, जिसे अनुपात में 9:15 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि अंश और हर दोनों को समान संख्या से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 9:15 का मान 18/30 के बराबर ही होगा। यानी कि 9/15 भी 18/30 की तुल्य भिन्न है। या अनुपात के रूप में इसे ही हम कहेंगे 9:15 भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अगर हम 18/30 में 18 और 30 दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 36/60, यानी कि अनुपात 36:60। यह भी 18:30 की एक तुल्य अनुपात है। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि किसी अनुपात की अनेक तुल्य अनुपात हो सकती है। अब सोचिए, आपको दो अनुपात दिए हैं, जैसे 9:15 और 6:10। अगर हमें इनकी तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर इन्हें समान हर वाले भिन्न में परिवर्तित करेंगे। चूँकि दोनों भिन्नों का हर यानी 15 और 10 का लस यानी LCM है 30, इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 30 करेंगे ताकि इनके अंश की तुलना हो सके।
9/15 का हर 30 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों को 2 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। ठीक इसी प्रकार 6/10 के अंश और हर दोनों को 3 से गुना कर हमें भिन्न प्राप्त होगी 18/30। अगर हर बराबर करने पर अंश भी बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों अनुपात तुल्य अनुपात है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 9:15 और 6:10 दोनों तुल्य अनुपात है। अब आइए 1:3 और 3:4 की तुलना करें। इन्हें हम भिन्नों के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ हर 3 और हर 4 का लस है 12, इसलिए दोनों भिन्नों का हर 12 करेंगे। 1/3 गुना 4/4 बराबर 4/12 और 3/4 गुना 3/3 बराबर 9/12। अब यहाँ दोनों भिन्न बराबर नहीं है, बल्कि 4/12 9/12 से छोटी है। इसलिए 1:3 और 3:4 तुल्य अनुपात नहीं है। जब 2 अनुपात तुल्य अनुपात होते हैं तो वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे 9:15 और 6:10 तुल्य अनुपात है, इसलिए वे समानुपात में हैं, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। समानुपात के किसी भी कथन में 4 राशियां क्रम में व्यक्त की जाती है और इन चारों राशियों को हम पद यानी टर्म कहते हैं। इन चारों पदों में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स कहते हैं। इस तरह से अब आप तुल्य अनुपात की अवधारणा समझ गए होंगे। क्या आप तुल्य अनुपात के कुछ उदाहरण सोच पाएंगे? प्रयास कीजिए। इस प्रकार आज हमने सीखा तुल्य अनुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात के उदाहरण। किसी स्कूल के 7वीं कक्षा के पिछले और इस वर्ष के परिणाम निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि किस वर्ष 7वीं कक्षा का प्रदर्शन बेहतर था। वीडियो रोककर विचार करें, इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। चलिए हम बताते हैं। इसे पता करने के लिए पहले हम पिछले वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 54:6। फिर हम इस वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से अनुपात लेंगे, जो है 63:7। और फिर इन दोनों अनुपात की तुलना करेंगे। क्या आप बता सकते हैं हम इनकी तुलना कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। 2 अनुपात तुल्य अनुपात है या नहीं पता करने के लिए हम दोनों अनुपातों को भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 54:6 को 54/6 के रूप में और 63:7 को 63/7 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर इन्हें समान हर वाले भिन्नों में परिवर्तित करेंगे। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 54 को 6 से भाग दिया जा सकता है, जिससे भिन्न बन जाएगी 9/1। इसी प्रकार 63 को 7 से भाग दिया जा सकता है, इससे भिन्न बन जाएगी 9/1। अब भिन्नों का हर बराबर है, इसलिए हम इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों अंश बराबर है, इसलिए दोनों भिन्न बराबर है। हम कह सकते हैं कि 54/6 बराबर 63/7, यानी कि दोनों तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह से 54:6 बराबर 63:7 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7वीं कक्षा का प्रदर्शन पिछले वर्ष और इस वर्ष समान था। अगला उदाहरण, रमेश 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए रमेश उतनी ही गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? रमेश 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, यह हम एकिक विधि यानी यूनिटरी मेथड के प्रयोग से पता कर सकते हैं। इस विधि से पहले हम एक इकाई का मान प्राप्त करते हैं और फिर इस मान से जितनी इकाइयों का मान चाहिए वह पता करते हैं। इस तरह यहाँ पहले हम पता करेंगे कि रमेश 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। चूँकि वह 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए 1 मिनट में
5/20 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा, यानी कि 1/4 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। हमें 2 घंटे में कितनी दूरी तय करता है यह पता करना है। 2 घंटे बराबर 2 गुना 60 बराबर 120 मिनट। इसलिए 2 घंटे में तय की जाने वाली दूरी बराबर 1 मिनट में तय की जाने वाली दूरी, यानी कि 1/4 गुना 120 बराबर 30 किलोमीटर। इसलिए रमेश 120 मिनट यानी 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आइए इसी उदाहरण की राशियों को समानुपात यानी प्रपोर्शन के उपयोग से हल करें। चूंकि हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों में गति समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों स्थितियों में समय और दूरी का संबंध समानुपात में है। यानी कि पहली स्थिति का समय अनुपात दूसरी स्थिति का समय बराबर पहली स्थिति की दूरी अनुपात दूसरी स्थिति की दूरी। पहली स्थिति का समय 20 मिनट है और दूसरी स्थिति का समय 2 घंटे है, लेकिन अनुपात में व्यक्त करते समय इसे 2 गुना 60 बराबर 120 मिनटों में व्यक्त करेंगे। सोचिए यह हम क्यों कर रहे हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि अनुपात में दोनों राशियों की इकाइयां बराबर होनी चाहिए। इसलिए अनुपात में पहली स्थिति का समय होगा 20 और दूसरी स्थिति का समय होगा 120। इस तरह पहली स्थिति में दूरी तय की जा रही है 5 किलोमीटर और दूसरी स्थिति में दूरी हमें पता करनी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 20 अनुपात 120 को 20/120 के रूप में व्यक्त करेंगे और 5 किलोमीटर अनुपात दूसरी स्थिति की दूरी को 5 किलोमीटर बटे दूसरे स्थिति की दूरी इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब हम दूसरी स्थिति की दूरी प्राप्त करने के लिए हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम दोनों पक्ष में भिन्न का व्युत्क्रम यानी इनवर्स लेंगे। किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम अंश और हर को एक दूसरे से बदलकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में 5 से गुना करेंगे, या इसी को हम कह सकते हैं कि बाएं पक्ष में 5 विभाजन में है, इसे हम दाएं पक्ष में ले जाएं तो यह गुणन में व्यक्त किया जाएगा। इस तरह से दूसरी स्थिति की दूरी बराबर 30 किलोमीटर है। इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि कैसे हम समानुपात के उदाहरण को एक विधि और समानुपात से हल कर सकते हैं। आज हमने देखे तुल्य अनुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इससे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे तुल्य अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने कक्षा में पूछा, क्या 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है? इस पर मीरा ने जवाब दिया हाँ, जबकि मनीषा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए किसने सही जवाब दिया? बच्चे 5:8 को भिन्न 5/8 के रूप में व्यक्त करते हैं और 9:12 को भिन्न 9/12 के रूप में व्यक्त करते हैं। वे यह देखते हैं कि 8 ऋण 5 बराबर 3 है। इसी तरह 12 ऋण 9 भी 3 ही है। इसलिए वे समझते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो है। यह एक गलत समझ है। इस तरह से मीरा का जवाब गलत है, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। यह मनीषा की समझ सही है, क्योंकि 5:8 और 9:12 को 5/8 और 9/12 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। फिर इनके हर बराबर करने के लिए हम 8 और 12 का लसब पता करेंगे, जो है 24। इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 24 करेंगे। यह करने के लिए हम 5/8 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे और 9/12 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 15/24 और 18/24। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों भिन्नों के हर बराबर है, लेकिन अंश बराबर नहीं है। यहाँ 15/24 18/24 से छोटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5:8 और 9:12 तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है।
मिथ्या धारणा 2 अनुपात 18 से 36 की अनुपात 16 से 32 के साथ तुलना निम्नलिखित में से कौन से कथन से व्यक्त होती है? तुल्य अनुपात की सही समझ नहीं होने की वजह से कई बार हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों की समझ होती है कि यहाँ 18 16 से बड़ी संख्या है और 36 भी 32 से बड़ी संख्या है, इसलिए 18 अनुपात 36 16 अनुपात 32 से बड़ा है। दो अनुपात की इस प्रकार तुलना करना गलत है। इससे गलत जवाब दिया जाता है ऑप्शन 1। सही हल प्राप्त करने के लिए हमें पहले दोनों अनुपातों को भिन्नों में व्यक्त कर इनके हर बराबर करने होंगे। 18 अनुपात 36 बराबर 18/36 बराबर 1/2 और 16 अनुपात 32 बराबर 16/32 बराबर 1/2। चूंकि दोनों भिन्नों का मान बराबर है, इसलिए 18 अनुपात 36 बराबर है 16 अनुपात 32 के, यानी कि दोनों अनुपात यहाँ तुल्य अनुपात है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। उम्मीद है आपको दी मिथ्या धारणाएं समझ गई होगी और अब आप प्रश्न हल करते हुए ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। तो आज हमने देखी तुल्य अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पीले रंग की गाड़ियां हैं और 2 नीले रंग की गाड़ियां हैं। अगर हम कुल 5 गाड़ियों को एक पूर्ण माने तो पीले रंग की गाड़ियां कुल गाड़ियों का कौन सा भाग है? सोचिए सोचिए। सही सोचा। पीले रंग की गाड़ियां कुल 5 गाड़ियों में से 3 हैं, इसलिए इनका भाग है 3/5। सोचिए, अगर हमें इस भिन्न यानी फ्रैक्शन को 100 बराबर भागों वाले वर्ग से निरूपित करना है तो यह हम कैसे करेंगे? हम 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 100 हो। इसके लिए हम 3/5 के अंश और हर दोनों को 20 से गुणा करेंगे। इससे हमें 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 60/100। अब हम 100 बराबर भागों में से 60 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से हमने 3/5 को 100 बराबर भागों वाले वर्ग में निरूपित किया है। यहाँ 60 ऐसी भिन्न का अंश है जिसका हर 100 है। जिस भिन्न का हर 100 हो उसका अंश प्रतिशत कहलाता है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं 60%। लेकिन हम 60/100 को 60 शतांश भी पढ़ते हैं। शतांश शब्द बना है 2 शब्दों से, शत और अंश। शत का अर्थ है 100। इस तरह से शतांश का अर्थ है 100 का अंश यानी 100 में से। चाहे हम शतांश शब्द का प्रयोग करें या प्रतिशत, दोनों का अर्थ है प्रति 100 यानी 100 में से। इस तरह से 60 शतांश या 60% का अर्थ है 100 में से 60। चूंकि यह अंश 100 में से लिए गए भागों को भी व्यक्त करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिशत यानी परसेंट पूर्ण के 100 बराबर भागों में से लिए गए भागों को निरूपित करता है। अब आइए पता करते हैं गणित में प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 6 नीली गेंदे और 9 पीली गेंदे हैं। आइए प्रत्येक रंग की गेंद का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम कुल गेंदे ज्ञात करेंगे। यहाँ 5 धन 6 धन 9 का योग है 20, यानी कि 20 में से 5 लाल गेंदे हैं जिसे हम भिन्न 5/20 से निरूपित करेंगे। इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं नीली गेंदों की संख्या और पीली गेंदों की संख्या को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। सही सोचा। 20 में से 6 नीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 6/20 और 20 में से 9 पीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 9/20। चलिए पहले हम कुल गेंदों में लाल गेंदों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम 5/20 भिन्न को उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना होगा जिसका हर 100 हो। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम 5/20 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे। इससे हमें 5/20 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी
25/100। प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। इस तरह से भिन्न 25/100 का हर 100 है और अंश 25 है, इसलिए हम इसे 25% कहेंगे और इस तरह लिखेंगे। परिवर्तन करने का एक और तरीका है, इसे हम नीली गेंदों का प्रतिशत प्राप्त करते हुए समझेंगे। यहाँ नीली गेंदों के भिन्न है 6/20। हम इसके अंश और हर दोनों को 100 से गुणा करेंगे। 6/20 गुणा 100/100। चूंकि हम समान संख्या से अंश और हर को गुणा कर रहे हैं, इसलिए भिन्न का मान नहीं बदलेगा। अब हम इसे 6 गुणा 100/20 गुणा 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 यानी 1%, जिसे हम प्रतिशत इस चिन्ह से दर्शाएंगे। हल करने पर हमें ज्ञात होगा नीली गेंदें कुल गेंदों में से 30% है। यह तरीका उन स्थितियों में बहुत कारगर है जहां भिन्न के हर को 100 बनाने में कठिनाई हो। जैसे 4/15 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम इसे 100/100 से गुणा करेंगे, बराबर 4 गुणा 100/15 गुणा 1/100 बराबर 400/15% बराबर 26 और 2/3%। इस तरह अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो क्या अब आप पीली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा प्रतिशतता। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। आज हम देखेंगे प्रतिशतता के उदाहरण। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें से 12 बच्चे आज कक्षा में अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित और उपस्थित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 12 है, इसलिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12/40 भाग है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें भिन्न के हर को 100 बनाना होगा। इसके लिए हम 12/40 को 100 से गुणा और 100 से ही विभाजित करेंगे ताकि भिन्न का मान ना बदले। 12/40 बराबर 12/40 गुना 100/100 बराबर 12/40 गुना 100% बराबर 12 गुना 100/40% बराबर 1200/40% बराबर 30%। इसलिए आज कक्षा में 30% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या ऋण अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 ऋण 12 बराबर 28। इसलिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 28/40 भाग है। आइए इसे प्रतिशत में व्यक्त करें। 28/40 बराबर 28/40 गुना 100/100 बराबर 28/40 गुना 100% बराबर 28 गुना 100/40% बराबर 2800/40% बराबर 70%। हम उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत एक और तरीके से पता कर सकते हैं। सोचिए वह क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। चूंकि यह पूर्ण भाग को व्यक्त करती है, इसलिए हम इसे 100% मान सकते हैं। चूंकि हमने अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राप्त किया है 30%, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 30% बराबर 70%। अगला उदाहरण, स्कूल के किसी उत्सव के लिए 250 आइसक्रीम मंगवाए गए। यदि इनमें 20% वैनिला आइसक्रीम होंगे तो वैनिला आइसक्रीम की संख्या ज्ञात कीजिए। यह 250 में से 20% वैनिला आइसक्रीम है, यानी कि 250 का 20% भाग वैनिला आइसक्रीम है। किसी संख्या y का x% बराबर
x% गुना y होता है। इस तरह से वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20% गुना 250, क्योंकि 250 का 20% बराबर है 20% गुना 250। चूंकि प्रतिशत बराबर है 1/100 के, इसलिए वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20/100 गुना 250 बराबर 50 है। यानी कि 250 आइसक्रीम में से 50 वैनिला आइसक्रीम है। अगला उदाहरण, अजय ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 800 में से 552 अंक प्राप्त किए। पता कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि उसी परीक्षा में उसके दोस्त रमन को 84% प्राप्त होंगे, तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में उसे 800 में से कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। इस उदाहरण से पता चलता है कि अजय को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 592/800। यह 800 परीक्षा के कुल अंक है, जिसमें से अजय को 592 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए प्राप्त अंक को प्रतिशत में व्यक्त करें। 592/800 बराबर 592/800 गुना 100/100। यहाँ हम 1/100 को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 592/800 गुना 100% बराबर 592/8% बराबर 74%। इसलिए अजय को परीक्षा में 74% प्राप्त हुए। अब आइए पता करते हैं रमन को कितने अंक मिले। चूंकि परीक्षा में रमन को कुल 800 के 84% अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए रमन को प्राप्त अंक बराबर 84% गुणा 800। चूंकि प्रतिशत बराबर 1/100 है, इसलिए 84% बराबर 84/100। इसलिए हम लिख सकते हैं रमन को प्राप्त अंक बराबर 84/100 गुना 800 बराबर 84 गुना 8 बराबर 672। इसलिए रमन को परीक्षा में 800 में से 672 अंक प्राप्त हुए। तो आज हमने देखे प्रतिशतता के उदाहरण। क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे से प्रतिशतता के सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने का खेल खेलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। आकाश के पास 120 में से 30 लाल कंचे हैं। पता कीजिए उसके पास कितने प्रतिशत लाल कंचे हैं। कुछ बच्चे प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की कुल संख्या को ली गई संख्या से विभाजित करते हैं। इस तरह से वे पूर्ण को भाग से विभाजित करते हैं। जैसे इस उदाहरण को हल करते समय 120 को 30 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त किया जाता है 4%, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब पता करें। प्रतिशत यानी परसेंट का अर्थ होता है 100 भागों में से लिए गए भाग। यहाँ 120 में से 30 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम पता करेंगे कि 120 में से 30 यानी 100 में से कितने। इसे ही हम कहते हैं 120 में से 30 यानी कि कितने प्रतिशत। पता करने के लिए हम 30/120 को 100/100 से गुना करते हैं। चूंकि एक जैसी संख्या से गुना किया जा रहा है, इसलिए भिन्न 30/120 के मान में कोई बदलाव नहीं होता। 30/120 गुना 100/100 बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। इस तरह से आकाश के पास 25% लाल कंचे हैं। अगला सवाल, टीना को 20 का 15% ज्ञात करना था। उसने परिणाम 300 प्राप्त किया। क्या उसने सही परिणाम प्राप्त किया? कुछ बच्चों को किसी संख्या का प्रतिशत यानी y का x% पता करने की सही समझ नहीं होती, यानी कि वे यह नहीं समझ पाते कि किसी संख्या y का x% बराबर x% गुना y होता है। इससे कुछ गलतियां की जाती है। जैसे यहाँ टीना ने 20 का 15% प्राप्त करने के लिए प्रतिशत चिन्ह नजरअंदाज कर 20 और 15 का गुणा किया है और परिणाम प्राप्त किया है 300, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ प्रचालक का प्रयोग गुणन की संक्रिया को व्यक्त करता है। इस तरह से
20 का 15% बराबर 15% गुणा 20 बराबर 15/100 गुणा 20 बराबर 3 है, यानी कि सही जवाब है 3। कई बार यह भी देखा जाता है कि बच्चे 20 का 15% प्राप्त करने के लिए 20 को 15 से विभाजित करते हैं या 15 को 20 से विभाजित करते हैं। यह गलतियां प्रचालक का प्रयोग ठीक से न समझने के कारण की जाती है। ऐसी गलतियों से गलत परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए प्रचालक का प्रयोग सही प्रकार से समझना आवश्यक है। अगला सवाल, एक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो गणित पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? कई बार बच्चे प्रतिशत को वास्तविक संख्या समझ लेते हैं। जैसे यहाँ वे पढ़ते हैं कि 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए वे समझ लेते हैं कि 20 बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ 50 बच्चों में से 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए गणित पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी 20% गुणा 50 बराबर 20/100 गुणा 50 बराबर 10, इसलिए सही जवाब है 10। कभी कभी बच्चे गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संख्या को प्रतिशत से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 50 को 20 से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है, जिससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 250। यह भी गलत जवाब है। तो आज हमने देखी प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कई बार हमें प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में और भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है, तो आइए इन परिवर्तनों को समझें। मान लीजिए दिनेश, रमेश और राहुल ने साथ मिलकर कुछ फूल इकट्ठा किए। अगर फूलों की कुल संख्या का 2/5 भाग दिनेश ने, 7/20 भाग रमेश ने और 1/4 भाग राहुल ने इकट्ठा किया, क्या आप बता सकते हैं किसने सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा किए होंगे? क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता कर सकते हैं? सोचिए। सही सोचा। यहाँ हमें 2/5, 7/20 और 1/4 की तुलना करनी होगी। वैसे तो हम भिन्नों की तुलना कर जवाब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत यानी परसेंटेज की समझ का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत की अवधारणा को समझा। क्या आप बता सकते हैं प्रतिशत का क्या अर्थ है? सोचिए। सही सोचा। प्रतिशत ऐसी भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। प्रतिशत व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है 1/100। अब चलिए 2/5, 7/20 और 1/4 का प्रतिशत प्राप्त करें। अगर हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा, तो सबसे पहले हमें इसकी तुल्य भिन्न पता करनी होगी, जिसका हर 100 हो। इस तरह क्या आप बता सकते हैं अगर हमें 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम उसे 100/100 यानी कि 100% से गुना करते हैं। यानी कि दिनेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 2/5 गुना 100/100 बराबर 2/5 गुना 100% बराबर 40%। इस तरह हम कह सकते हैं कि रमेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 7/20 गुना 100% बराबर 35%। राहुल द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। प्रतिशत की तुलना करने पर हम यह कह सकते हैं कि कुल फूलों में सबसे ज्यादा फूल यानी 40% फूल दिनेश ने इकट्ठा किए हैं। अब तक हमने सीखा भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। कई बार हमें प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक केक का 25% भाग विपुल ने खाया, तो उसने केक का कितना भाग खाया होगा?
पता करने के लिए यहाँ हमें 25% को भिन्न में परिवर्तित करना होगा। अब तक हमने भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना सीखा है। क्या आप बता सकते हैं, अगर एक पूर्ण में से पूरा का पूरा भाग लिया जाए तो इसे हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, एक पूर्ण का पूरा भाग होगा 100%। अगर हम आधे भाग की बात करें तो यह होगा 100% का आधा यानी 50%। इस तरह अगर हम आधे भाग का आधा यानी 1/4 भाग की बात करें तो यह होगा 50% का आधा यानी 25%, यानी कि 25% बराबर 1/4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल ने केक का 1/4 यानी 1/4 भाग खाया है। गणित में प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम प्रतिशत चिन्ह के स्थान पर 1/100 लिखते हैं और फिर प्राप्त भिन्न को सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ विपुल द्वारा खाए गए केक का भाग बराबर 25% बराबर 25 गुना 1/100 बराबर 25/100 बराबर 1/4 है। इस तरह केक का बचा हुआ भाग 100% ऋण 25% बराबर 75% बराबर 75/100 बराबर 3/4 है। इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए पहले हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं और फिर इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आइए सीखें दशमलव का प्रतिशत और प्रतिशत का दशमलव में रूपांतरण। मान लीजिए हमें 0.546 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। जिस प्रकार हमने भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए 100% से गुणा किया था, उसी प्रकार हम दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर्स को भी प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे 0.546 बराबर 0.546 गुना 100% बराबर 54.6%। इसी तरह हम 1.75 को 1.75 गुना 100% बराबर 175% इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में दशमलव संख्या के अंक ही है, लेकिन दशमलव बिंदु 2 स्थान से दाईं ओर सरक गया है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है। इस समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो इसके लिए क्या विधि होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो हम प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत का 100 से विभाजन करते हैं। जैसे 75% बराबर 75/100, यानी कि 100 में से 75 बराबर 0.75, या इसी को व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। इस प्रकार आज हमने सीखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उस भिन्न को 100% से गुणा किया जाता है। दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है, और इसके विपरीत प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना। मान लीजिए एक कक्षा में कुल 52 छात्र हैं, जिनमें से 75% छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं। तो बताइए कितने छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं? पिकनिक जाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कुल छात्रों की संख्या 52 का 75% प्राप्त करना होगा, यानी कि 75% गुना 52 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम 75% को भिन्न में व्यक्त करेंगे, यानी कि 75/100। अगर हम 75/100 को सरल करते हैं तो हमें भिन्न 3/4 प्राप्त होगी। अब हम
3/4 को 52 से गुणा करेंगे। यहाँ हम पहले 52 को 4 से विभाजित कर सकते हैं, जिसका परिणाम होगा 13। फिर हम 13 को 3 से गुणा करेंगे तो पिकनिक जाने के लिए तैयार छात्रों की संख्या ज्ञात होगी 39। मान लीजिए एक फूलदान में कुछ सफेद रंग के फूल है और कुछ पीले रंग के फूल है। इस फूलदान में सफेद फूलों की संख्या का पीले फूलों की संख्या से अनुपात यानी रेशियो 3:7 है। जरा सोचिए, क्या हम अनुपात के आधार पर सफेद या पीले फूलों का प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अनुपात से कभी भी हमें वस्तुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन हम प्रत्येक वस्तु की संख्या का कुल संख्या से भाग पता कर सकते हैं। जैसे यह कुल फूलों के 3 भाग सफेद फूल है और 7 भाग पीले फूल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह 3-7 बराबर 10 भाग है, जिसमें से 3 भाग सफेद फूल है। इसलिए सफेद फूलों का भाग होगा 3/10। इसी प्रकार पीले फूलों का भाग होगा 7/10। अब हम इन दोनों को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। 3/10 गुणा 100% बराबर 30% और 7/10 गुणा 100% बराबर 70%। इस तरह से अनुपात से प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पहले अनुपात में दर्शाई गई संख्याओं को जोड़कर कुल भागों की संख्या ज्ञात करें, फिर कुल भागों में वस्तुओं का भाग भिन्न के रूप में व्यक्त करें और फिर प्राप्त भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करें। आज हमने सीखा प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना। अगले वीडियो में प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित उदाहरण। मोहित के पास लाल, हरे और नीले कंचे 5:6:7 के अनुपात में है। पता कीजिए उसके पास कितने प्रतिशत हरे कंचे हैं। मोहित के पास लाल, हरे और नीले कंचे 5:6:7 के अनुपात में है। इससे यह पता चलता है कि कुल सभी बराबर भागों में से 5 भाग लाल कंचे हैं, 6 भाग हरे कंचे हैं और 7 भाग नीले कंचे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि कुल कंचों के 5-6-7 भाग है, यानी कि 18 बराबर भाग है। इनमें से हरे कंचों के 6 भाग है, अतः कुल कंचों में हरे कंचों का भाग है 6/18, जिसे सरल रूप में 1/3 लिख सकते हैं। प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें 1/3 को 100% से गुणा करना होगा। 1/3 गुणा 100% बराबर 100/3%, यानी कि 33 और 1/3%। इसलिए कुल कंचों में हरे कंचे 33 और 1/3% है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करें। 113.6% बराबर 113.6 गुणा 1/100 बराबर 1.136। यहाँ प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। जैसे 113.6% में दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाने पर हमें 113.6% का दशमलव रूप प्राप्त होगा 1.136। इसी प्रकार 68.4% को दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। चूंकि दशमलव बिंदु के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इसके पहले स्थान धारक 0 रखते हैं। इससे हमें 68.4% का दशमलव रूप प्राप्त होगा 0.684। अगला उदाहरण, शैली और पायल ने मिलकर एक किताब खरीदी। शैली ने किताब खरीदने के लिए 36 रुपए दिए, जो कि कुल किताब की कीमत का 40% है। तो पता कीजिए पायल ने किताब खरीदने के लिए कितने रुपए दिए। दिखने में यह उदाहरण बड़ा ही पेचीदा लगता है, लेकिन हम प्रतिशत की समझ का सही प्रयोग करें तो हमें जवाब आसानी से प्राप्त होता है। तो आइए इस सवाल का हल ज्ञात करें।
सबसे पहले आप इस कथन पर ध्यान दें। शैली ने किताब खरीदने के लिए 36 रुपए दिए, जो कि कुल किताब की कीमत का 40% है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आइए इसे कुछ सवालों से समझें। क्या यहाँ शैली ने किताब की पूरी कीमत दी है? नहीं। उसने पूरी कीमत का कितना भाग दिया है? 40%। क्या हम कह सकते हैं कि शैली द्वारा दी गई कीमत बराबर कुल कीमत का 40% है? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन शैली ने तो 36 रुपए दिए हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सोचिए सोचिए। सही सोचा। 36 रुपए बराबर कुल कीमत का 40%। इसलिए 36 रुपए बराबर 40/100 गुना कुल कीमत बराबर 2/5 गुना कुल कीमत, यानी कि 36 रुपए बराबर 2/5 गुना कुल कीमत। अगर हम दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को 2/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36 गुना 5/2 बराबर 2/5 गुना 5/2 गुना कुल कीमत, यानी कि 36 गुना 5/2 बराबर कुल कीमत। इसलिए कुल कीमत बराबर 36 गुना 5/2 या 18 गुना 5 बराबर 90 रुपए। क्या यह दिए सवाल का जवाब है? नहीं, हमें पता करना है पायल ने कितने रुपए दिए। इसे हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पायल द्वारा दिए गए रुपए बराबर किताब की कुल कीमत ऋण शैली द्वारा दिए गए रुपए बराबर 90 ऋण 36 बराबर 54। इसलिए पायल ने 54 रुपए दिए हैं। आज हमने देखे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। देखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित कथन का क्या अर्थ है? जंगल में 20% नीम के पेड़ हैं। कई बार बच्चों को प्रतिशत से संबंधित कथन समझने में कठिनाई होती है। जब वे ऐसे कथन पढ़ते हैं तो इन्हें गलत प्रकार से समझते हैं। जैसे यहाँ कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं और समझते हैं कि जंगल में 20 पेड़ हैं। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि प्रतिशत चिन्ह 100 के संदर्भ में प्रयोग होता है, लेकिन उन्हें उलझन होती है कि प्रतिशत का अर्थ 100 है या 1/100। यह उलझन प्रतिशत की अवधारणा को सही प्रकार से न समझने के कारण आती है। कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्ह बराबर 100 मानते हैं और 20% का अर्थ 20 गुना 100 यानी कि 2000 प्राप्त करते हैं। यह भी एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। चूंकि प्रतिशत का अर्थ है 1/100, इसलिए 20% बराबर 20 गुना 1/100 बराबर 20/100, यानी कि जंगल में कुल पेड़ों की संख्या का 20/100 भाग नीम के पेड़ हैं, यानी कि प्रत्येक 100 पेड़ों में 20 नीम के पेड़ हैं। इस समझ के साथ सही जवाब दिया जाता है ऑप्शन 4। कई बार बच्चे 20% का भिन्न में परिवर्तन 20/100 तो पता कर लेते हैं, लेकिन इसके सही अर्थ को नहीं समझ पाते। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि जंगल में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 20 नीम के पेड़ हैं, लेकिन यह समझ सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत जवाब है। पेड़ों की संख्या 100 से ज्यादा या कम हो सकती है। जैसे नीम के पेड़ 1000 में 200 या 50 में से 10 भी हो सकते हैं। दोनों स्थितियों में हम कहेंगे जंगल में 20% नीम के पेड़ हैं, क्योंकि 200/1000 बराबर 10/50 बराबर 20/100 बराबर 20%। मिथ्या धारणा 2, दिए गए चित्र में छायांकित भाग कितना प्रतिशत है? यहाँ कुल 12 वृत्त है, जिनमें से 2 वृत्त छायांकित किए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग 2/12 है।
इस भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम 2/12 को 100% से गुना करते हैं। 2/12 गुना 100% बराबर 1/6 गुना 100% बराबर 100/6% बराबर 16 और 4/6%, यानी कि 16 और 2/3%। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। कई बार बच्चे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग को अंश और छायांकित न किए गए भाग को हर मानते हैं। इस प्रकार वे छायांकित भाग के लिए गलत भिन्न लिखते हैं 2/10। फिर प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए इसे 100% से गुणा करते हैं, जिससे इन्हें परिणाम प्राप्त होता है 20%, जो कि गलत परिणाम है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। आज हमने देखी प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि एवं छूट। खरीदारी करना हम सभी को पसंद है। हम चॉकलेट, बिस्कुट के पैकेट, कपड़े जैसी छोटी वस्तुओं से लेकर फ्रिज, गाड़ी, घर जैसी बड़ी बड़ी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदारी में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जैसे कुछ अवधारणाएं महत्वपूर्ण होती है। आइए इन्हें समझे। एक दुकानदार टेलीविजन बनाने वाली कंपनी से 8,000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदता है। यह दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे यहाँ 8,000 रुपए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। दुकानदार टेलीविजन लाकर अपने दुकान में बेचने के लिए रख देता है। अब मान लीजिए दुकानदार यह टेलीविजन किसी ग्राहक को 8,500 रुपए में बेचता है। यहाँ दुकानदार ने टेलीविजन 8,500 रुपए में बेचा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। यह दुकानदार के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 8,500 रुपए। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। जरा सोचिए, ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि ग्राहक ने टेलीविजन 8,500 रुपए में खरीदा है, इसलिए ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए जाने लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस क्या है। दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा और इसे 8,500 रुपए में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को उसके द्वारा खरीदे गए मूल्य से 500 रुपए ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ है। हम कहते हैं कि दुकानदार को 500 रुपए का लाभ हुआ है। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए दुकानदार को 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन किसी कारण से 7,500 रुपए में बेचना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को 500 रुपए की हानि होगी। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होती है। जरा सोचिए, अगर दुकानदार 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन 8,000 रुपए में ही बेचता है तो उसे लाभ होता है या हानि? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूंकि यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि। इसी तरह अब आइए जानते हैं छूट यानी डिस्काउंट क्या है। दुकानदार खरीदार को लुभाने के लिए अक्सर वस्तुओं के वास्तविक मूल्य पर कुछ छूट दिया करते हैं। जैसे आपने शर्ट पर 20% ऑफ, जीन्स पर 50% ऑफ, इस तरह के विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट जरूर देखे होंगे। अक्सर यह छूट वस्तु के वास्तविक मूल्य पर दी जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए एक फोन का वास्तविक मूल्य है 10,000 रुपए। ग्राहक को बेचते समय
दुकानदार ने उसे 5% की छूट देकर बेचा। पता कीजिए दुकानदार ने वह फोन कितने में बेचा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम छूट पता करते हैं। चूंकि दुकानदार ने वास्तविक मूल्य पर 5% की छूट दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छूट बराबर 10,000 रुपए का 5% है, यानी कि छूट बराबर 5/100 गुना 10,000 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए। इस तरह विक्रय मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य ऋण छूट बराबर 10,000 रुपए ऋण 500 रुपए बराबर 9,500 रुपए। तो आज हमने सीखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि एवं छूट। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ मजेदार सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। आज हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कुछ रोचक उदाहरण। कंप्यूटर बनाने वाली किसी कंपनी से दुकानदार ने एक कंप्यूटर 29,540 रुपए में खरीदा और इसे एक ग्राहक को 37,468 रुपए में बेचा। तो बताइए दुकानदार को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। चूंकि दुकानदार ने एक कंप्यूटर 29,540 रुपए में खरीदा, इसलिए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य होगा 29,540 रुपए। इस तरह दुकानदार ने वह कंप्यूटर एक ग्राहक को 37,468 रुपए में बेचा, इसलिए दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगी 37,468 रुपए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर क्या आप बता सकते हैं दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि? सोचिए। सही सोचा। चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, इसलिए दुकानदार को लाभ हुआ है। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 37,468 रुपए ऋण 29,540 रुपए बराबर 7,928 रुपए, इसलिए दुकानदार को 7,928 रुपए का लाभ हुआ है। अगला उदाहरण, प्रिया ने एक दुकान से एक फ्रॉक खरीदी। फ्रॉक की कीमत थी 340 रुपए, लेकिन दुकानदार ने उस पर 5% की छूट दी। यदि दुकानदार ने वह फ्रॉक 335 रुपए में खरीदी होगी, तो दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुई? यह दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है 335 रुपए। दुकानदार ने फ्रॉक की कीमत 340 रुपए लगाई है, लेकिन प्रिया को फ्रॉक बेचते समय उसने 5% की छूट दी है। यह 5% की छूट का अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए की छूट, जिसका अर्थ हुआ 1 रुपए पर 5/100 की छूट। इसलिए 340 रुपए पर 340 रुपए गुणा 5/100 बराबर 17 रुपए की छूट दी जाएगी। यह फ्रॉक की कीमत से दी गई छूट को घटाकर फ्रॉक का विक्रय मूल्य पता किया जा सकता है। इस तरह से विक्रय मूल्य होगा 340 रुपए ऋण 17 रुपए बराबर 323 रुपए। अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है। इन्हें देखकर क्या आप बता सकते हैं दुकानदार को लाभ हुई है या हानि? सोचिए। सही सोचा। चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, इसलिए दुकानदार को हानि हुई है। इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 335 रुपए ऋण 323 रुपए बराबर 12 रुपए, यानी कि दुकानदार को 12 रुपए की हानि हुई है। अगला उदाहरण, एक साड़ियों का व्यापारी एक कंपनी से 200 साड़ियां खरीदता है। वह इन्हें 250 रुपए प्रति साड़ी के दर से बेचता है, जिससे उसे कुल 6,390 रुपए का लाभ होता है। यदि व्यापारी सभी 200 साड़ियां समान मूल्य से खरीदता है, तो उसने एक साड़ी कितने रुपए में खरीदी होगी? यह उदाहरण दिखने में बड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन है बड़ा आसान। आइए इसे हल करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया गया है और क्या पता करना है। उदाहरण से पता चलता है कि
व्यापारी द्वारा खरीदी गई साड़ियों की संख्या 200 है। उसने इन्हें 250 रुपए प्रति साड़ी के दर से बेचा, यानी कि 200 साड़ियों का कुल विक्रय मूल्य बराबर 200 गुणा 250 रुपए है, यानी कि 50,000 रुपए है। उदाहरण में यह बताया गया है कि 200 साड़ियों को बेचने पर उसे कुल 6,390 रुपए का लाभ हुआ है और हमें पता करना है कि व्यापारी ने साड़ियों के लिए कितने रुपए चुकाए होंगे, यानी कि हमें व्यापारी द्वारा खरीदी गई साड़ियों का क्रय मूल्य पता करना है। सोचिए यह हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से लाभ को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 50,000 रुपए ऋण 6,390 रुपए बराबर 43,610 रुपए। इसलिए व्यापारी ने सभी साड़ियों के लिए 43,610 रुपए चुकाए होंगे। यदि सभी 200 साड़ियों का मूल्य 43,610 रुपए होगा तो एक साड़ी का मूल्य बराबर सभी 200 साड़ी का मूल्य विभाजित साड़ियों की संख्या बराबर 43,610 रुपए विभाजित 200 बराबर 218.05 रुपए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी 218.05 रुपए में खरीदी होगी। तो आज हमने देखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल। मिथ्या धारणा 1, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ बच्चे यह समझते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि खरीदी गई वस्तु हमेशा ज्यादा कीमत पर बेची जाती है जिससे कि लाभ हो। वे यह नहीं समझ पाते कि कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत पर भी बेची जा सकती है जिससे हानि होती है। इस तरह से विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, यह एक गलत समझ है। ऐसी कई स्थितियां हैं जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। ऐसी कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं। फल वाले ने एक किसान से 30 रुपए प्रति किलो की दर पे अनार लिए, लेकिन खरीदने वाले बहुत कम होने के कारण वह इन्हें बेच नहीं पाया। अतः उसने अनार को जैसे तैसे बेचने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने इनकी कीमत 25 रुपए प्रति किलो लगाई, यानी कि क्रय मूल्य से कम लगाई। दुकानदार अक्सर वस्तुएं बड़ी संख्या में मंगवाते हैं। कभी कभी इनमें से कुछ वस्तुएं खराब हो जाती हैं। ऐसी वस्तुओं को खरीदार नहीं मिल पाता, इसलिए दुकानदार ऐसी वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी यह कीमत क्रय मूल्य से भी कम लगाई जाती है। इन स्थितियों के उपयोग से अब आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन 1 यह एक गलत जवाब है। सही जवाब है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा या छोटा या बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, एक दुकानदार 239 रुपए में एक किताब खरीदता है और इसे मनीष को 210 रुपए में बेचता है। इस स्थिति में दुकानदार के लिए किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? कई बार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन नामों में उलझन के कारण बच्चे यह समझ लेते हैं कि दुकानदार ने जिस मूल्य से वस्तु खरीदी है वह विक्रय मूल्य है और उसने जिस मूल्य से वस्तु बेची है वह क्रय मूल्य है, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ से दिए सवाल का ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि दुकानदार जिस मूल्य से वस्तु खरीदता है वह दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है और वह जिस मूल्य से वस्तु बेचता है वह उसके लिए विक्रय मूल्य है। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि यह दुकानदार के लिए 210 रुपए विक्रय मूल्य है, लेकिन मनीष दुकानदार से इसी कीमत पर किताब खरीद रहा है, इसलिए मनीष के लिए 210 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए एक मजेदार सवाल को हल करें।
एक वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात 5:4 है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ होगा। क्या आपको पता है, कुछ सवालों को हम सूत्र के उपयोग किए बिना भी हल कर सकते हैं, जैसे हम इस उदाहरण को हल करेंगे। यह वस्तु के विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात बराबर 5:4 है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 भाग है। चूंकि यहाँ न तो हमें क्रय मूल्य पता है न ही विक्रय मूल्य, इसलिए आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना जरूर कठिन प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम सिर्फ समझ के आधार पर ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 5/4। अगर हम क्रय मूल्य बराबर 4 रुपए मानते हैं तो इसका अर्थ होगा विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपए। इस तरह से लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 5 ऋण 4 रुपए बराबर 1 रुपया। हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्रत्येक 4 रुपए क्रय मूल्य पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और इस तरह से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100% बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। इस तरह आप कई उदाहरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमने देखी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक मजेदार सवाल। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि प्रतिशत में बढ़त और घटत। क्या आपने कभी सोचा है एक दुकानदार अपनी रोजी रोटी कैसे प्राप्त करता है? दुकानदार वस्तुओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता है, और वह वस्तुएं कहाँ से लाता है? वह इन्हें बड़े दुकानदारों से या वस्तु बनाने वाली कंपनी से खरीदता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य को संक्षेप में हम क्रमू यानी सीपी लिखते हैं। अपने दुकान में लाकर वह वस्तु को बेचता है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में वीमू यानी एसपी लिखते हैं। क्या दुकानदार उसी मूल्य में वस्तु को बेचता है जिस मूल्य से उसने वस्तु को खरीदा होता है? नहीं, साधारणतः कोई भी दुकानदार प्रयास करता है कि खरीदे गए मूल्य से ज्यादा मूल्य में ही वह वस्तु को बेचे, यानी कि वह प्रयास करता है कि वस्तु के क्रय मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य हो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ अतिरिक्त रुपए भी कमाता है, जिसे हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। क्या हर स्थिति में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है? सोचिए। सही सोचा। यह हर स्थिति में संभव नहीं। जैसे अगर कोई दुकानदार आईने बनाने वाली एक कंपनी से कुछ आईने खरीदता है, लेकिन दुकान में लाते समय इनमें से कुछ आईने का कांच खराब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मजबूरन उसे ऐसे आईने क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेचने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है। हम कह सकते हैं कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। अब मान लीजिए अमर ने 50 रुपए में एक फोटो फ्रेम खरीदी और उसने उसे अपने दोस्त को 55 रुपए में बेच दिया। लीना ने भी उसी प्रकार की एक फोटो फ्रेम 40 रुपए में खरीदी और उसने भी इसे किसी व्यक्ति को 45 रुपए में बेच दिया। तो बताइए किसे ज्यादा लाभ हुआ? अमर के लिए लाभ बराबर 55 रुपए ऋण 50 रुपए बराबर 5 रुपए। इसी तरह लीना के लिए लाभ बराबर 45 रुपए ऋण 40 रुपए बराबर 5 रुपए। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर लाभ हुआ है? सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भले ही दोनों को 5 रुपए का लाभ हुआ है, पर अमर को 50 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए लाभ हुआ है, जबकि लीना को 40 रुपए क्रय मूल्य पर 5 रुपए का लाभ हुआ है।
चूँकि दोनों के लिए क्रय मूल्य समान नहीं है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि अमर को ज्यादा लाभ हुआ है या लीना को? पता करने का एक तरीका है कि हम लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करें। हम जानते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उसे 100 से गुणा करते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसलिए अमर के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/50 गुणा 100 बराबर 10, यानी कि अमर को क्रय मूल्य पर 10% लाभ हुआ है। और लीना के लिए लाभ प्रतिशत बराबर 5/40 गुणा 100 बराबर 12.5, यानी कि लीना को क्रय मूल्य पर 12.5% लाभ हुआ है। अब बताइए किसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है? सोचिए सोचिए। सही सोचा। चूँकि 12.5% 10% से ज्यादा है, इसलिए लीना को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। इसी तरह हम हानि को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर अमर ने 50 रुपए की फोटो फ्रेम 42 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती, यानी कि इस स्थिति में अमर को क्रय मूल्य 50 रुपए पर 8 रुपए की हानि होगी। चूँकि किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम उसे 100 से गुणा करते हैं, इसलिए अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। याद रहे, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त की जाती है। इस तरह से अमर के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/50 गुणा 100 बराबर 16। इसे ही हम कह सकते हैं कि अमर को क्रय मूल्य पर 16% हानि हुई है। इसी तरह अगर लीना ने 40 रुपए की फोटो फ्रेम 32 रुपए में बेची होती तो उसे 8 रुपए की हानि हुई होती। इसलिए लीना के लिए हानि प्रतिशत बराबर 8/40 गुणा 100 बराबर 20, या हम कहेंगे लीना को क्रय मूल्य पर 20% हानि हुई है। अब यहाँ 20% 16% से ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीना को अमर से ज्यादा हानि हुई है। इस तरह लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करने से हम लाभ या हानि को आसानी से समझ सकते हैं और इनकी तुलना भी सही प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए प्रतिशत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझें। किसी राशि का बढ़ना या घटना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम राशि के बढ़ने का प्रतिशत इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। बढ़त बराबर 62 रुपए ऋण 60 रुपए बराबर 2 रुपए, और प्रारंभिक राशि 60 रुपए है, इसलिए बढ़ने का प्रतिशत बराबर 2/60 गुणा 100 बराबर 3 और 1/3 है। इसी तरह मान ले पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए से घटकर 55 रुपए पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक राशि होगी 60 और घटत होगी 60 ऋण 55 बराबर 5 रुपए। इसलिए घटत का प्रतिशत बराबर 5/60 गुणा 100 बराबर 8 और 1/3 है। याद रहे, बढ़ने और घटने का प्रतिशत हमेशा प्रारंभिक राशि पर प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि, प्रतिशत में बढ़त और घटत। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के उदाहरण। एक व्यक्ति ने 12,800 रुपए में एक टेलीविजन खरीदा और 12% हानि से बेच दिया। पता कीजिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। टेलीविजन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 12,800 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर 12 है। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 रुपए क्रय मूल्य पर 12 रुपए की हानि होती है, यानी लॉस होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 12/100 रुपए की हानि होती है। इस तरह से कुल 12,800 रुपए पर प्राप्त हानि बराबर 12,800 रुपए गुना 12/100 बराबर 1,536 रुपए।
टेलीविजन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। विक्रय मूल्य बराबर 12,800 रुपए ऋण 1,536 रुपए बराबर 11,264 रुपए। अतः टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 11,264 रुपए। अगला उदाहरण, यदि एक साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज हानि या लाभ होगा? साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 1,600 रुपए। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ हानि हुई है। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 2,340 रुपए ऋण 1,600 रुपए बराबर 740 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 740 बटे 2,340 गुणा 100 बराबर 31.62। यानी कि अगर साइकिल का क्रय मूल्य 2,340 रुपए है तो उसे 1,600 रुपए में बेचने पर 31.62% हानि होगी। अगला उदाहरण, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 600 रुपए था जब दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा था। दी जानकारी के आधार पर कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपए है। यह विक्रय मूल्य हमें बताता है कि दुकानदार ने कुर्सी 600 रुपए में बेची। इस मूल्य से बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। हमें कुर्सी का क्रय मूल्य यानी दुकानदार ने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी यह पता करना है। पिछले वीडियो में हमने सीखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि 20 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस तरह से 20 बटे 100 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर 20 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इसे ही हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 20% गुणा क्रय मूल्य। इससे आप क्या समझते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य का 20% भाग लाभ है। इस तरह से अगर आपको P% लाभ दिया होगा तो इसका अर्थ होगा क्रय मूल्य का P% भाग लाभ है। इसी प्रकार अगर आपको हानि दी होगी L%, तो इसका अर्थ होता है क्रय मूल्य का L% भाग हानि है। अब जैसा कि आप जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर 20 बटे 100 गुना क्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य। इसे व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 1/5 गुना क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य। यहाँ अगर हम गुणन के वितरण गुण का प्रयोग करते हुए क्रय मूल्य को कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो कोष्टक के अंदर 1/5 धन 1 रह जाएंगे। चूँकि 1/5 धन 1 बराबर 1/5 धन 5/5 बराबर 6/5 है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 6/5 गुना क्रय मूल्य है। 6/5 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 5/6 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य गुना 5/6 बराबर क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर 5/6 गुना 600 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए, यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 500 रुपए। तो आज हमने देखा लाभ और हानि के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, एक व्यक्ति ने एक मेज 550 रुपए में खरीदी और 10% की हानि यानी लॉस पर बेच दी। मेज का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है?
यहाँ क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए और हानि है 10%, यानी कि हानि बराबर 10/100 गुणा 550 रुपए बराबर 55 रुपए। कई बार विद्यार्थी यह समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, इसलिए वे विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं। यह एक गलत समझ है। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 605 रुपए। सही समझ यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो सकता है, जैसे यहाँ हानि हुई है। इसका अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, यानी कि क्रय मूल्य से हानि को घटाकर विक्रय मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपए ऋण 55 रुपए बराबर 495 रुपए। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2। दुकानदार ने एक किताब 80 रुपए में बेची, जिससे उसे 30 रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। कुछ बच्चे लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि वे यहाँ लाभ प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर 30/80 गुणा 100 बराबर 37 और 1/2। लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कभी भी विक्रय मूल्य पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। सही समझ है कि हम लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हमें विक्रय मूल्य पता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता, तो आइए क्रय मूल्य पता करें। चूंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर 80 रुपए ऋण 30 रुपए बराबर 50 रुपए। इस तरह से यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 30/50 गुणा 100 बराबर 60 है, यानी कि लाभ 60% हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। इस तरह से आज हमने देखी लाभ और हानि से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज। आपके घर में या स्कूल में कोई ना कोई उत्सव जरूर मनाया गया होगा। कई बार उत्सव मनाने के लिए आवश्यक चीजें हमारे पास नहीं होती, तब हम इन्हें कुछ समय के लिए उधार लेते हैं, जैसे पानी के जार, टेंट, स्पीकर इत्यादि। जब हम इन्हें लौटाते हैं तो इनके साथ इनका शुल्क यानी फी भी देते हैं। वस्तुओं की ही तरह कई बार हमें धनराशि भी उधार लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्योग शुरू करना है लेकिन उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होगी, तो वह बैंक या किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए धनराशि उधार लेता है। उधार ली गई धनराशि को मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं। उधार लेने से पहले उधार लेने वाला उधार देने वाले के कुछ नियमों और शर्तों पर सहमत होता है, जैसे समय और शुल्क। निश्चित अवधि तक व्यक्ति इस धन का उपयोग अपने काम के लिए करता है। जब व्यक्ति मूलधन लौटाता है तो वह मूलधन के साथ जितने समय के लिए धनराशि उधार ली है उसका शुल्क भी चुकाता है। मूलधन के साथ लौटाए गए अतिरिक्त धन को ब्याज यानी इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन में ब्याज मिलाकर पता किया जाता है कि कितनी कुल धनराशि लौटानी है। इस धनराशि को मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। उधार ली गई धनराशि कब लौटानी होगी और इस पर कितना ब्याज लगेगा, यह शर्तों में दर्शाया होता है। साधारणतः ब्याज 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे 8% प्रति वर्ष या 8% वार्षिक ब्याज की दर का अर्थ है जब मूलधन 100 रुपए होगा तब वर्ष के अंत में 100 रुपए के साथ 100 रुपए का 8% बराबर 8 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, यानी कि मिश्र धन बराबर 100 रुपए धन 8 रुपए बराबर 108 रुपए देने होंगे। अब आइए इसे एक उदाहरण से और अच्छे से समझें। प्रकाश रमेश से 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपए का कर्ज लेता है। कर्ज लेते समय प्रकाश और रमेश इस शर्त पर सहमत होते हैं
कि धनराशि उपयोग करने के बदले में प्रकाश रमेश को 12% प्रति वर्ष के दर से ब्याज देगा। चलिए पता करते हैं 3 वर्ष बाद प्रकाश रमेश को कितनी धनराशि लौटाएगा। यहाँ ब्याज की दर है 12% प्रति वर्ष। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही, 12% या 12/100 प्रति वर्ष की ब्याज दर का अर्थ है प्रकाश रमेश को 1 वर्ष अवधि के लिए 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज देगा। हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष अवधि के लिए उसे 1 रुपए पर 12/100 रुपए का ब्याज देगा। इस तरह से 1 वर्ष अवधि के लिए 20,000 रुपयों पर उसे 20,000 रुपए गुना 12/100 बराबर 2,400 रुपए इतना ब्याज देना होगा। लेकिन यह तो 1 वर्ष के लिए हुआ। प्रकाश ने कर्ज 3 वर्ष के लिए लिया है, इसलिए 3 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज होगा 20,000 रुपए गुना 12/100 गुना 3 बराबर 2,400 रुपए गुना 3 बराबर 7,200 रुपए। इसलिए 3 वर्ष बाद लौटाई जाने वाली धनराशि यानी मिश्र धन है 20,000 रुपए मूलधन धन 7,200 रुपए ब्याज बराबर 27,200 रुपए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, तीनों वर्ष के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल समान है। इस तरह से अगर मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता हो तब ब्याज भी समान रहता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए हमने मूलधन, ब्याज की दर और समय का गुणन किया है। इस समझ से क्या आप साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई सूत्र बना सकते हैं? सोचिए। सही सोचा। यह होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय। अगर हम साधारण ब्याज को I से, मूलधन को P से, ब्याज की दर को R% या R/100 से और समय को T से निरूपित करें तो साधारण ब्याज I प्राप्त करने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं P गुणा R/100 गुणा T या PRT/100। ध्यान रहे, समय हमेशा वर्षों में होना चाहिए। यदि हमें समय महीनों में दिया होगा तो हम इसे 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर लेंगे। इस तरह यह भी जान ले कि अगर हमें इन चारों में से 3 का मान पता है तो हम इनकी उचित व्यवस्था कर चौथी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम मिश्र धन को A से व्यक्त करते हैं तो मिश्र धन A बराबर P धन I लिखा जा सकता है। इस तरह से आज हमने सीखा साधारण ब्याज। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित उदाहरण। प्रवीण ने एक साहूकार से 12,000 रुपए का कर्ज लिया, जिसके लिए वार्षिक दर 13% निश्चित किया गया। पता कीजिए 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को कितने रुपए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देगा। हल 1। यहाँ 12,000 रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए मूलधन बराबर 12,000 रुपए, ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि प्रवीण अगर 100 रुपए का कर्ज लेता है तब उसे 1 वर्ष के बाद 13 रुपए ब्याज के रूप में साहूकार को देने होंगे। अतः 12,000 रुपए के कर्ज पर 1 वर्ष का ब्याज होगा 12,000 गुणा 13/100 बराबर 1,560 रुपए। इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3 गुना 1,560 रुपए बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। हल 2। इसी उदाहरण को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो बताइए साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या है? सोचिए। सही सोचा। साधारण ब्याज I प्राप्त करने का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ P बराबर मूलधन बराबर 12,000 रुपए है, T बराबर समय
बराबर 3 वर्ष है। R बराबर ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसलिए साधारण ब्याज I बराबर 12,000 गुणा 13 गुणा 3/100 बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। अगला उदाहरण, कमला ने 35,000 रुपए 7.5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए। ज्ञात कीजिए उसे 9 महीने बाद कुल कितना मिश्रधन यानी अमाउंट प्राप्त होगा। यह बड़ा ही मजेदार सवाल है। यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें समय महीनों में दिया है, इसलिए इसे हमें वर्षों में परिवर्तित कर लेना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं हम महीनों को वर्षों में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। यहाँ हम एक एक विधि यानी यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता है कि 12 महीने बराबर 1 वर्ष। इस प्रकार 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष है। अब हम कह सकते हैं कि 9 महीने बराबर 1/12 गुणा 9 वर्ष है, यानी कि 9/12 वर्ष है। इसे ही हम सरल रूप में 3/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो चलिए पहले साधारण ब्याज प्राप्त करें। साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ I यानी साधारण ब्याज है, P यानी मूलधन बराबर 35,000 रुपए है, T यानी समय बराबर 3/4 वर्ष है, R यानी ब्याज की दर बराबर 7.5% प्रति वर्ष है, बराबर 75/10% प्रति वर्ष बराबर 15/2% प्रति वर्ष। इस तरह से I बराबर 35,000 गुणा 15/2 गुणा 3/4/100 बराबर 35,000 गुणा 15 गुणा 3/2 गुणा 4 गुणा 100 बराबर 1,968.75 रुपए। ध्यान दीजिए 1,968.75 रुपए यह साधारण ब्याज है, लेकिन सवाल में हमें मिश्रधन पता करने के लिए कहा गया है, इसलिए आइए मिश्रधन पता करें। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज यानी A बराबर P धन I। A बराबर 1,968.75 रुपए धन 35,000 रुपए बराबर 36,968.75 रुपए। इसलिए 9 महीनों बाद कमला को कुल 36,968.75 रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, रमेश ने बैंक में विद्यार्थी सेविंग खाता खोला और उसमें 6% वार्षिक दर से 2,000 रुपए जमा किए। कितने वर्षों के बाद उसके खाते की कुल धनराशि 2,360 रुपए होगी? यहाँ P यानी मूलधन बराबर 2,000 रुपए है, R यानी कि ब्याज की दर बराबर 6% प्रति वर्ष है, A यानी मिश्रधन बराबर 2,360 रुपए है और हमें पता करना है समय यानी T का मान। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज 2,360 बराबर 2,000 रुपए धन ब्याज, इसलिए ब्याज बराबर 2,360 रुपए ऋण 2,000 रुपए बराबर 360 रुपए। कितने वर्षों के बाद साधारण ब्याज 360 रुपए होगा? यह ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करना होगा। I बराबर PRT/100, तो 360 बराबर 2,000 गुणा 6 गुणा T बटे 100, यानी कि 360 गुणा 100 बटे 2,000 गुणा 6 बराबर T। या इसे ही हम ऐसे लिखेंगे, T बराबर 360 गुणा 100 बटे 2,000 गुणा 6 वर्ष। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा T बराबर 3 वर्ष, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष। अतः 3 वर्षों के बाद रमेश के खाते की कुल राशि 2,360 रुपए होगी। तो आज हमने देखे साधारण ब्याज से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।
देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10 साल के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। वार्षिक दर 10% है, मतलब 100 पर वार्षिक ब्याज 10 रुपए है, तो 1000 पर वार्षिक ब्याज होगा 1000 गुना 10/100 बराबर 100 रुपए। इस विधि में बच्चे सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करते हैं, वे सभी 10 वर्षों का ब्याज प्राप्त करना भूल जाते हैं। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है, ऑप्शन 1। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें 1 वर्ष के ब्याज को कुल समय से गुणा कर कुल साधारण ब्याज प्राप्त करना होगा। चूँकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 10 वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपए गुणा 10 बराबर 1000 रुपए। इसी उदाहरण को अगर हम सूत्र के साथ हल करें तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ I बराबर साधारण ब्याज है, P बराबर मूलधन है, R बराबर वार्षिक ऋण प्रतिशत है और T बराबर समय है। इसलिए I बराबर 1000 रुपए गुणा 10/100 बराबर 1000 रुपए। इस तरह से ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, रवि ने प्रकाश को 3500 रुपए 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से उधार दिए। पता कीजिए 2 वर्ष के बाद प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे। यहाँ साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT/100 बराबर 3500 रुपए गुणा 20 गुणा 2/100 बराबर 1400 रुपए। कई बार बच्चे सवाल में क्या पूछा है इस पर ध्यान न देकर सिर्फ साधारण ब्याज प्राप्त करते हैं और दिए सवाल का जवाब देते हैं, ऑप्शन 1। यह एक गलत जवाब है। यहाँ हमें पता करना है कि प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे, यानी कि हमें पता करना है कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर कितनी धनराशि रवि को लौटानी होगी। चूँकि मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, इसलिए हमें इस उदाहरण में मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज बराबर 3500 रुपए धन 1400 रुपए बराबर 4900 रुपए। इसीलिए सही उत्तर है 2 वर्ष के बाद प्रकाश रवि को 4900 रुपए लौटाएगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 3, रेखा के पापा ने साधारण ब्याज से 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। यदि ब्याज की दर 11.5% होगी तो 15 वर्षों के बाद खाते में कितना ब्याज जमा होगा। इस उदाहरण को हम साधारण ब्याज के सूत्र से हल करेंगे। यह साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT/100 बराबर 25,000 रुपए गुना 11.5 गुना 15/100 बराबर 43,125 रुपए। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है। कई बार विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वे प्राप्त ब्याज से मूलधन को घटाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 18,125 रुपए, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूँकि यहाँ ब्याज की दर और समय ज्यादा है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्याज मूलधन से ज्यादा हो सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। इन मिथ्या धारणाओं के साथ बच्चे एक साधारण गलती भी करते हैं। साधारण ब्याज प्राप्त करते समय वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। जैसे P बराबर 5,000 रुपए, T बराबर 24 महीने और R बराबर 10% प्रति वर्ष दिया होगा, तो वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित नहीं करते, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। चूँकि ब्याज की दर प्रति वर्ष के लिए दी जाती है, इसलिए हमें दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यहाँ हम 24 महीनों को 12 से विभाजित कर 2 वर्षों के समय में परिवर्तित कर लेंगे। इसके उपयोग से हमें सही साधारण ब्याज प्राप्त होगा 1000 रुपए। इसलिए साधारण ब्याज प्राप्त करते समय महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना न भूलें। तो आज हमने देखी
साधारण ब्याज से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।